नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आइए आज हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एमएसयू के दरभंगा के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार जी। उनसे हम बात करेंगे खास करके मिथिला में पिछड़ापन 75 वर्षों की आज़ादी की बीत जाने के बाद जो दिखाई पड़ रही है। उसके बाद आपने सुना होगा कि किस प्रकार से मिथिला की कुछ युवाओं ने सरकार को खुलेआम चुनौती दी है और कहा है कि मिथिला राज लेके रहेंगे, मिथिला राज्य अलग, मिथिला राज्य हमारा अधिकार बनता है। तो आइए हमारे साथ बातचीत करने के लिए वीरेंद्र जी है, उनसे हम बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को और आपको भी धन्यवाद कि मुझे अपनी बात रखने के लिए आपने मौका दिया है और आपका आभार व्यक्त करते हैं। सबसे बड़ा सवाल कि आप लोगों ने कार्यक्रम किया था, मैंने देखा था सोशल मीडिया के माध्यम से। आप लोगों ने कहा कि सरकार से लड़कर मिथिला राज लेंगे अलग। कैसे देखते, क्यों जरूरी है, क्यों लगता है कि मिथिला राज बनना चाहिए? देखिए, इस बातचीत को शुरू होने से पहले ही मैं आपसे आपके दर्शकों के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बिहार जो शब्द आया, क्या 1912 से पहले बिहार नाम का कोई अस्तित्व था? 1912 में बिहार बंगाल विभाजन होता है और खास करके बिहार प्रांत के मिथिलावासी क्षेत्र में हमारे ऊपर एक बिहारी फॉल्स आइडेंटिटी थोप दी जाती है। और उसके बाद लगातार देश की आज़ादी के बाद से जो राजनीतिक जन उभार होता है, उस जन उभार में हमारे तमाम जो विकास के मुद्दे हैं वो धीरे 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 खत्म होते चले जाते हैं। मैं आपके माध्यम से ही बताना चाहता हूँ कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई 1600 शताब्दी में, यहाँ पर 18वीं सदी में हमारे मिथिला में लगभग 70 ऐसे कल कारखाने और फैक्ट्री उद्योग थे जो सुचारू ढंग से व्यापक स्तर पर प्रोडक्शन कर रहे थे। चाहे वो लगभग 20 के आसपास चीनी मिल थी, चाहे आप जिस रैयाम चीनी मिल की बात करें, लोहर चीनी मिल की बात करें। उसके बाद लुगदी कारखाना था, हमारे पास सूता मिल था, हमारे पास चावल के प्रोडक्शंस के लिए उसके राइस मिल थे। अब देखिए 19वीं सदी के दौर में आते आते 80 के दशक तक आते आते ये तमाम चीज़ें काफ़ी पिक पर थी, काफ़ी हाइट पर थी। लेकिन जैसे ही यहाँ के चाटुकारिता करने वाले जो राजनीतिक के लोग हैं, जब सत्ता में चुनकर आए तो उन्हीं की राजनीतिक साजिश और लगवा भगवा की राजनीतिक साजिश के बाद 1980 के दशक के बाद यहाँ पर हमारे क्षेत्र के विकास के कल कारखाने उद्योग धंधों को धीरे धीरे बंद करने का प्रयास शुरू हुआ और आज हम लोग शून्य की ओर बढ़ चुके हैं, नेपथ्य में जा चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि हमें जो बिहारी के नाम से जाना जाता है, हमारे ऊपर बिहारी आइडेंटिटी जो थोपा जाता है, हम बिहारी नहीं हैं, हम मैथिल छी। हमरा सबके मैथिल एक पहचान है। भौगोलिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक पृष्ठभूमि के दृष्टिकोण से मिथिला इतिहास में सर्वविदित है जे एकटा बहुप्रतिष्ठित बहुचर्चित जगह रही। लेकिन राजनीतिक ढंग से क्षेत्र को उपेक्षा भ रहल छै और हम सब आई जे किछु युवा आगू एलिए। हालांकि मिथिला राज्य कोनो हमर सबके व्यक्तिगत मांग नहीं है, पिछला 100 वर्ष से ई तो मांग पिछला 100 वर्ष से चल रहा है। जहिया से मिथिला के उड़ीसा से अलग कैल गेलै और बिहार के उड़ीसा से अलग बंटवारा भेलैया, तब दरभंगा नरेश तक मांग केने छथिन जे हमरा मिथिला अलग राज्य दिया। और पिछला कई दशकों से ये आंदोलन लगातार चलते आबि रहल छै। हाँ, एहि बात के लिए जरूर हम पुष्ट करऽ चाहब जे एखन एहि आंदोलन के नेतृत्व एक युवा वर्ग के हाथ में एलैया, ताहि दुआरे में ऊर्जा नजर आबि रहल छै। मिथिला राज्य आंदोलन जोर पकड़ने छै। सबसे बड़ी बात है कि मिथिला राज क्यों जरूरी है, इस पे अब बात होगी। क्योंकि आपने देखा कि किस प्रकार से मिथिला का जो पिछड़ापन है मिथिला के अंदर, आपने देखा होगा। बहुत अच्छी बात कही वीरेंद्र जी ने कि मिथिला में रोजगार के लिए जो कल कारखाने थे वो लगभग अब मृत प्राय हैं, लगभग बंद हो चुके हैं अब, या बंद होने के कगार पर हैं। लेकिन लगातार मिथिला में पिछड़ापन बढ़ रहा है। सरकार कह रही है कि बिना मिथिला के विकास के, बिना देश का विकास संभव है, फिर मिथिला इतना पिछड़ा क्यों है? अभी केंद्र में वर्तमान में भाजपा की सरकार है और पूर्ण बहुमत की सरकार है। गुजरात,
6 करोड़ की आबादी वाला देश राज्य, इस राज्य में जितनी भी प्रोजेक्ट्स आ रही हैं अभी भारत सरकार की, वो सारे प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं। गुजरात आईआईटी, गुजरात आईआईएम, गुजरात विश्वविद्यालय, गुजरात मेडिकल हब, ये तमाम चीज़ें हैं। अब हमारे मिथिला की 10 करोड़ आबादी है, मैं सिर्फ मिथिला की बात कर रहा हूँ, हमारे मिथिला की 10 करोड़ की आबादी है, और इस 10 करोड़ की आबादी वाले मिथिला प्रांत में ना ही एक विश्वविद्यालय है, ना ही एक आईआईटी संस्थान है, ना ही एक आईआईएम है, और ना ही अभी वर्तमान में सुचारू ढंग से रोजगार परक चलने वाली कोई बहुत बड़ी कल कारखाने और उद्योग धंधे हैं। तो भला मैं क्यों ना मांग करूं मिथिला राज्य की अलग प्रांत की, मैं क्यों ना बात करूं। हाँ, यह बात उतना ही सच है कि ये फिक्की एसोचैम में बैठने वाले जो लोग हैं, जो देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करते हैं, उनके जो पॉलिसी मेकिंग की नीति है, उस नीति में मिथिला को एक लेबर जोन बनाए रखने की साजिश है। क्यों? क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में, किसी भी समाज के निर्माण में, या किसी भी उद्योग धंधे कल कारखाने के निर्माण में, मैं मानता हूं कि श्रम की आवश्यकता होती है, श्रम लगता है, मानवीय श्रम खपता है। और आज जो यह मुनाफे पर आधारित अंधी हवस वाली जो व्यवस्था है, इस अंधी हवस वाली मुनाफे की व्यवस्था को चलाने के लिए सस्ते श्रम वाले मजदूर चाहिए। और ये सस्ते श्रम वाले मजदूर कहाँ से मिलेंगे? आप बताइए ना। गुजरात को आपने बुलेट ट्रेन दिया, जहां 6 करोड़ की आबादी है। क्या हमारे मिथिला की 12 करोड़ वाली आबादी, 10 करोड़ की आबादी वाली इस मिथिला प्रांत को जनसाधारण मिलना चाहिए, पवन एक्सप्रेस मिलना चाहिए, जहां पर गेहूं, बोरे, चावल की अनाज की तरह ठूस ठूस कर लोग उन गुजरात, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और बम्बई जैसे जगहों पर रोजगार करने ऐसा जाते हैं। क्या कारण है कि यहाँ के लोग न चाहते हुए पलायन करते हैं? वो सरकार की कौन सी खामियां हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बात संदर्भ पे आना चाहूंगा कि सरकार की जो पॉलिसी नीति है, उसमें पूंजीपति वर्गों को सस्ते श्रम की लूट के लिए सस्ते मजदूर चाहिए, और जानबूझकर साजिशाने ढंग से इस उत्तर बिहार के प्रांतीय क्षेत्र के लोगों को अवसर से वंचित रखा जाता है, इन्हें रोजगार से वंचित रखा जाता है, इन्हें विकास से वंचित रखा जाता है, ताकि मजबूरन उन्हें यहाँ से पलायन करना पड़े। मैं बताना चाहूंगा महोदय आपके माध्यम से कि सरकार खुद जब अपनी नीति आयोग की रिपोर्ट जारी करती है, तो बिहार के सबसे पिछड़े हुए जिलों में 17 जिले मिथिला प्रांत के होते हैं। पर कैपिटा इनकम की दृष्टिकोण से यदि मिथिला के लोगों की आय देखी जाए, तो सबसे खराब स्थिति में मिथिला की व्यवस्था है। यदि स्वास्थ्य व्यवस्था में देखा जाए, शिक्षा व्यवस्था में देखा जाए, तो सबसे अशिक्षित जिला मिथिला के क्षेत्र में आता है। बताइए ना, हाल के जो सर्वे हुए थे शिक्षा सर्वेक्षण के द्वारा, पता चला था पूर्णिया, शिवहर, ये हमारा सहरसा, ये हमारा दरभंगा सबसे फिसड्डी जिलों में से निचले स्तर पे, निचले पायदान पे आता है। स्वास्थ्य व्यवस्था की इतनी दयनीय अवस्था है कि अभी फिलहाल वर्तमान जिस जगह पर मैं बैठा हुआ हूँ, यदि आनंद फानंद में अचानक किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक की घटना हो जाए, तो यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी एक बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए। तो मैं क्यों ना बात करूं मिथिला राज्य की, मैं क्यों ना आवाज उठाऊं मिथिला की। हमने मिथिला डेवलपमेंट बोर्ड कमेटी की गठन की मांग की 2018 में। छात्र नौजवान होने के नाते हमें लगा कि मिथिला डेवलपमेंट कमेटी का गठन किया जाए और मिथिला के विकास के लिए कमेटी गठित करके मिथिला के तमाम उद्योग धंधों, कल कारखानों की बात की जाए। लेकिन सरकार जो है कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, हम उसे जगाने के लिए तत्पर हैं। और इसी उद्देश्य से मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर मिथिला राज आंदोलन की नींव रखी है, और उस कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मिथिला राज्य के निर्माण को लेकर जिस प्रकार से आवाजें उठी हैं, उसके बाद एक सवाल उठता है कि आखिरकार मिथिला का राजनीतिक समीकरण क्या होगा, भौगोलिक समीकरण क्या होगा, और फिर बिहार की राजनीति की जो रीढ़ मानी जाती है, जातिगत समीकरण, उसका क्या होगा। आइए हम इस पर भी बात करते हैं वीरेंद्र जी से। देखिए, किसी भी क्षेत्र के मौलिक विकास के लिए जी। बिना राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित किए हुए संभव नहीं है। और यह बात हमने पिछले अपने संगठन के 8 साल के राजनीतिक घटनाक्रम से सीखा है कि आने वाले निकट भविष्य में हमारी राजनीतिक भागीदारी निश्चित रूप से होगी। इसलिए होगी क्योंकि हमारा बिहार जाति आधारित मुद्दों पर उलझा रहा है अभी तक, लेकिन हाल के समयों में हमने जातिगत मुद्दों को अलग रखते हुए सामाजिक मुद्दों को सामने रखने का प्रयास किया है। अभी हाल ही में हमारे संगठन के कुछ साथियों ने पंचायती चुनाव में भागीदारी दी अपनी,
हम जिला परिषद जीत कर आए, हमारे कई साथी मुखिया बनकर आए, हमारे कई साथी वार्ड सदस्य तक जीत कर आए, फिर उसके बाद नगर निगम नगर परिषद चुनाव में भी हमारी भागीदारी हुई। तो हमने अपने एजेंडे में, अपनी बिंदुओं में विकास के मुद्दों को रखा और एकदम आसानी से लोगों ने उसे स्वीकार किया सहजता से और हमें मौका दिया। तो हम इस बात को कतई इनकार नहीं करते हैं कि जातिगत समीकरण से ऊपर उठकर लोग मुद्दों पर आधारित राजनीति की बातचीत करेंगे और निश्चित रूप से करेंगे, कर रहे हैं, इसीलिए हमें स्वीकार किया जा रहा है। और निश्चित रूप से जब मिथिला प्रांत की चर्चा उठी है तो राजनीतिक गलियारे में जो बैठे हुए लोग हैं, सत्ता के रसूखदार जो लोग हैं, उनके सर पर बल पड़ना शुरू हो चुका है। क्यों? उसका मुख्य कारण यह है कि उन्हें लगता है कि उनकी जो ओछी मानसिकता वाली राजनीति रही है जातीय भूमिका को लेकर, वह अब धीरे धीरे गौन हो रहा है, वह अब धीरे धीरे कम होते जा रहा है, गिरते जा रहा है। बौद्धिक चेतना का स्तर लोगों का काफी ऊपर उठ चुका है, टेक्नोलॉजी की दुनिया हो चुकी है। कहा यह भी जा रहा है कि जो है अगर मिथिला राज बनता है तो कुछ खास जाति के लोगों का दबदबा बढ़ जाएगा मिथिला की राजनीति में। इसको कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से आपको अवगत करवाना चाहूँगा कि मिथिला राज्य के आंदोलन को लेकर जो यह बात बार बार चर्चा में उठकर आती है, यह साजिशाने ढंग से थोपी जाने वाली एक मिसकॉन्सेप्शन जैसी बात है कि मिथिला राज्य को नेतृत्व करने वाले सिर्फ ब्राह्मण वर्ग के कुछ नौजवान हैं या लोग हैं, या पूर्व में जो आंदोलनरत लोग रहे हैं वो सिर्फ ब्राह्मण पृष्ठभूमि के लोग हैं। मैं इस बात को कतई स्वीकार नहीं करता हूँ। मैं इसलिए नहीं स्वीकार करता हूँ क्योंकि हम ऐसे तमाम मुद्दों और प्रसंगों के बीच देखते हैं कि चाहे वो मुस्लिम समुदाय के लोग हों, चाहे वो कुर्मी समुदाय के लोग हों, या जो भी अन्य जाति वर्ग के धर्म विशेष के लोग हैं, ये सभी लोग इस व्यवस्था से इतने ठगे जा चुके हैं, इतने ठगे जा चुके हैं कि अब वह इससे ऊपर उठकर आगे बढ़कर एक अलग व्यवस्था के लिए सोचने को मजबूर है। मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं स्वीकार करूंगा। अभी आप देख लीजिए, मिथिला स्टूडेंट यूनियन बिहार की सबसे बड़े छात्र संगठन के रूप में जब से उभरा है और मिथिला राज्य के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ी है, हमारे संगठन पर भी यह आरोप लगा कि इस संगठन के द्वारा ब्राह्मणवाद को थोपने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमारे संगठन के अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तमसील अहमद हैं, हमारे संगठन के मनीगाछी का प्रखंड अध्यक्ष आदित्य मंडल है, हमारे विरोध प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष नवीन सहनी है, जिनके द्वारा अभी हाल ही में जो है जाति धर्म उन्मूलन को लेकर हमने जाति तोड़ो मिथक के लिए एक यात्रा निकाली थी। तो ऐसे तमाम सफल प्रयास मुद्दों पर आधारित राजनीति और केंद्रित बिंदु पर जो है हो रही है, तो स्वाभाविक है राजनीतिक गलियारे में बैठे हुए लोगों के माथे पर तो सिकन आएगी। ये वही साजिश है और कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात हम आपसे यह पूछना चाहेंगे, जब मिथिला से जुड़ी हुई बात है हम लोग कर रहे हैं, खास करके एम्स को लेकर, दरभंगा एम्स में जो है ज़मीन आवंटन को लेकर जो है 2-2 जगहों का नाम आया। फिर अब जो है सो एक पार्टी के कुछ लोगों के द्वारा ये कहा गया, एक चिट्ठी लिखी गई प्रधानमंत्री को कि दरभंगा में नहीं, एम्स सहरसा में बननी चाहिए। इस पर क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं इस पर? देखिए, दरभंगा एम्स को लेकर हमारा प्रयास काफ़ी जोर शोर से रहा। हमने 2021 में बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, घर घर से ईंटा लाएंगे, दरभंगा एम्स बनाएंगे, और उसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप राजनीतिक गलियारे में हलचल शुरू हुई। मिट्टीकरण का काम भी हुआ, डीएमसीएच में कई बार निरीक्षण भी किया गया, और अभी फिलहाल उस जगह को, एम्स के स्थल को स्थानांतरित कर शोभन मोड़ में कर दिया गया है। और हमें जहाँ तक जानकारी मिली है प्रशासनिक स्तर से, हमें यह बताया गया है कि अभी फिलहाल जहाँ से मिट्टीकरण की बात हुई थी कि शोभन के नदी के कछेर से मिट्टीकरण का कार्य को लेकर टेंडर को भी प्रस्तावित स्वीकृत कर दिया गया है, और प्रशासनिक स्तर पर मिट्टीकरण का कार्य भी जल्द ही शुरू होने वाला है। अब सवाल यह नहीं है कि सहरसा में बने या दरभंगा में बने, जगह तो स्वीकृत हो चुकी है। सहरसा के लोग यदि मांग कर रहे हैं तो यह कोर्ट का मामला है, कोर्ट क्या दिशा निर्देश, क्योंकि ये तो राजनीतिक प्रसंग में आता है और राजनीतिक निर्णय पर ही यह फैसला लिया जाएगा। लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि प्रशासनिक स्तर पर जिस तरीके से पहल की शुरुआत हुई है दरभंगा में एम्स को बनाने को लेकर, तो हम लोग आपके माध्यम से प्रशासनिक स्तर से और राजनीतिक गलियारे में बैठे हुए जो नीति निर्माता के लोग हैं, उनसे भी यह आग्रह कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसके शिलान्यास और अनुष्ठान का कार्यक्रम पहल में लाया जाए, ताकि इसका जो पर्दा और ताना बाना बुना हुआ है वह लोगों के सामने साफ और स्पष्ट हो जाए। अन्यथा मैं यह भी बताना चाहता हूँ
कि आने वाले आगामी विगत माह में फिर पुनः यदि एम्स के नाम पर लिपापोती होती है, धोखेबाजी होती है, विलंब होता है, तो एक बहुत बड़े जन आंदोलन का सामना करना पड़ जाएगा। हम इस बात के लिए भी आगाह कर रहे हैं। तो हमें प्रशासनिक स्तर पर यह सूचना मिली है, हम लोग जिस तरीके से देख रहे हैं, तो शोभन में एम्स को लेकर जो स्वीकृति मिली है वह वाकई में सच्चाई है और उस पर काम भी शुरू किया गया है। तो निश्चित रूप से उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि 8 साल के बाद भी भले ही यह प्रोजेक्ट यदि इनिशिएटिव में आया है तो जल्द ही उस पर पहल शुरुआत हो। हम तो कहते हैं कि इस पर काम जल्दी शुरू हो ताकि हमारे क्षेत्र और आसपास के तमाम जिलों के लोगों को वहाँ से मदद मिल सके, सुविधाएं मिल सके। मेरा अगला सवाल होगा कि मिथिला में मिथिलावादी पार्टी ने जिस प्रकार से मिथिला के लोगों को एक नया विकल्प देने का काम किया है राजनीति में, तो अब क्या होगा? 2025 के विधानसभा चुनाव आने ही वाला है, यानी 2-2.5 साल के बाद अब चुनाव होगा ही। अगर पहले हो गया तो कोई कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन अगर समय हुआ तो 2025 में विधानसभा चुनाव होगा, और ऐसे में आप लोग क्या कहेंगे? क्या विकल्प देने के को लेकर आप लोग की क्या राय है? देखिए, एक छात्र संगठन होने के नाते कोई भी पार्टी जब अस्तित्व में आती है तो पहले वह पार्टी बनकर आती है और फिर उसके कई सारे विंग्स होते हैं, छात्र संगठन, महिला मोर्चा और तमाम मोर्चाएं होती हैं। हम नैसर्गिक रूप से एक छात्र जन आंदोलन से उभर कर आने वाले नौजवान युवा हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि में आने वाले युवा हैं और हमारे मुद्दों को समाज ने सहर्ष स्वीकार किया है। हमें मौका मिला है पंचायती राज व्यवस्था में काम करने का, हमें मौका मिला है नगर निगम, नगर पंचायत में काम करने का। तो स्वाभाविक है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी हमारी जो पार्टी है, मिथिलावादी पार्टी, अभी हाल ही में प्रकाश में आई है और हम उसको अधिक से अधिक सक्रियता देने में लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से 2025 के विधानसभा चुनाव में भी हमारी बहुत बड़े और व्यापक स्तर पर भागीदारी होने जा रही है और हम एक बहुत ही मजबूत विकल्प, मिथिलावादी विकल्प के रूप में लेकर धरातल पर उतरे। तो अभी हमारे साथ थे वीरेंद्र कुमार जी। उन्होंने खुल करके अपना पक्ष रखा और खास करके मिथिला के विकास को लेकर और अलग मिथिला राज्य को लेकर अपना खुलकर विचार रखा है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, यह कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।